Hello friends, in this lecture we will learn about Article 20, 21 and 22 in a story format. So, hello friends, in this lecture we will learn about the Article 21, Article 20, 21 and 22 in a स्टोरी फॉर्मेट. ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल आपको बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे. एक मैं स्टोरी फॉर्मेट में आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 21 क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. यानी कि किसी भी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आप नहीं छीन सकते एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ. यानी कि विदाउट एनी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के तहत जो भी प्रोसीजर हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ले सकते हो, अदरवाइज नहीं. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब आपको याद होगा हम लोग ने क्या पढ़ा था. 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30 ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं. इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सिटीजन्स प्लस फॉरेनर दोनों को मिले हैं. ठीक है, अब यानी कि आर्टिकल 21 इसके अंडर तो नहीं आता. यानी कि ये एक ऐसा राइट है जो कि सिटीजन्स प्लस फॉरेनर दोनों को मिले हैं. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? अप्लाइज टू ऑल पर्सन. ठीक है, इसमें भी हम लोग ने क्या पढ़ा? नो पर्सन, यानी कि सारे पर्सन के लिए अप्लाई होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली सिटीजन्स मेंशन होता तब वो चीज़ होती है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए. बट इसमें क्या है? टू ऑल पर्सन, यानी कि सिटीजन्स प्लस फॉरेनर, ये चीज़ दोनों पे अप्लाई होती है. प्रोटेक्ट हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड डिप्रिवेशन इज अलाउड ओनली बाय एस्टैब्लिश लॉ प्रोसीजर. ठीक है, ओनली बाय लॉफुल प्रोसीजर. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है क्या? कि लॉ में ऐसा क्या प्रोसीजर लिखा गया है जिससे हम अगर उसके बिना अगर हम फॉलो करते हैं तो वो पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट होगा. ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अगेंस्ट होगा. प्रोसीजर क्या दिया गया है ये पढ़ते हैं. इट मीन्स अ प्रोसीजर मस्ट बी प्रिस्क्राइब बाय लॉ. ठीक है, दैट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर. ठीक है, वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए. ठीक है, ये एक केस था मेनका गांधी केस, उसमें ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि ये जो प्रोसीजर है ना वो हमारा फेयर होना चाहिए और जस्ट एंड रीजनेबल भी होना चाहिए. चलिए एक स्टोरी के बेसिस पे हम लोग समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले स्टोरी क्या है कि मान लीजिए एक एक्स कोई पर्सन है जिसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है या वाइफ उसकी मर जाती है. ठीक है, तो रिलेटिव्स जो होते हैं ना, रिलेटिव्स क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये जो पर्सन एक्स है ना इसने ही अपनी वाइफ को मारा है, इसने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है. ठीक है, तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस क्या करेगा? रजिस्टर कर लेगा एफआईआर. लेकिन अगर नेम ऑफ एक्स, अगर एक्स का नाम आ जाता है एफआईआर में तो वो क्या बन जाएगा? एक्यूज्ड. एक्स बिकम एक्यूज्ड. ठीक है, अब पुलिस क्या करेगा? पुलिस क्या करेगा? पुलिस करेगा इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा कि वाकई में क्या एक्स ने मारा है. और अगर एक्स के खिलाफ कोई भी एविडेंस मिल जाता है, ठीक है, तो क्या करेगा? पुलिस पुलिस कर लेगा एक्स को अरेस्ट. ठीक है, ठीक है, फिर क्या होता है कि एक्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स. 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज्ड पर्सन को पेश करना पड़ेगा. और इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेवल टाइम है, ठीक है, आने जाने में जो टाइम लगा है प्लस हॉलीडेज का जो टाइम होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, 24 आवर्स तो है बट इसमें ये दो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है. ठीक है, और आपको फैमिली, उसके एक्यूज्ड पर्सन के फैमिली या नियर रिलेटिव्स को आपको इन्फॉर्म करना होता है. ये एक प्रोसीजर है. ठीक है, इसमें एक भी स्टेप अगर मिस होता है ना तो ये माना जाता है कि ये आर्बिट्ररी अरेस्ट है, यानी कि ये मन मर्जी के अरेस्ट है. ठीक है, नाउ अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन का आर्बिट्रेरी अरेस्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई भी स्टेप मिस हो गया, यानी कि मान लीजिए उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के अंदर जो पेश करना था वो नहीं हुआ. ठीक है, या तो उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था फिर भी उसको एक्यूज्ड समझ के उसको अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है, कोई भी स्टेप अगर मिस हुआ या तो उसके नियर एंड डियर रिलेटिव्स को बताया नहीं गया इस चीज़ के बारे में, तो
वो क्या होगा, वो एक तरीके से आर्बिट्ररी अरेस्ट कहलाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसीजर हमारी स्टेब्लिश बाय लॉ है ना, वो एक भी अगर कोई भी मिस हो गया ना, तो वो क्या होगा, वो अगेंस्ट दी आर्बिट्ररी अरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये आर्बिट्ररी अगेंस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अब उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? आर्बिट्ररी अरेस्ट अगर मान लो किसी पर्सन का हुआ है तो वो प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 22। ठीक है, ही मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट क्या करता है? अ पर्सन फ्रॉम इलीगल और आर्बिट्ररी अरेस्ट। ठीक है, ये हमारा किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट करता है जो कि क्या हुआ है, इलीगल या आर्बिट्ररी अरेस्ट हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्लॉजेज हैं, क्या है? एन अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। सेकेंड, वाई आर यू अरेस्ट? ठीक है, अरेस्टेड, कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लॉयर। ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, और उसका कोई ना कोई लॉयर होना चाहिए जो कि उसको डिफेंड करे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, हम लोग ने ये ऊपर पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट के पास आपको विद इन 24 आवर्स उसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उसके ऊपर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन। मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना आप 24 घंटे से ऊपर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ट्रेवल टाइम और हॉलीडेज इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या है, राइट टू लीगल एड। राइट टू लीगल एड है हमारा आर्टिकल 22 में। क्या कहता है कि इफ एक्स सेज आई डोंट हैव लॉयर। ठीक है, एक्स क्या कहता है, अगर मेरे पास लॉयर नहीं है तो स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा लॉयर को, और फ्री लीगल एड इन क्रिमिनल केसेस इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल केसेस है तो उस पर्सन को लॉयर को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 हो गया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 हो गया। 21 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 22 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट। ठीक है, ये दो आर्टिकल हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग आर्टिकल 20 करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 से पहले आप हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि सपोज करिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, जज साहब हैं, जज ने बोल दिया कि ये बिना इसकी बात सुने, बिना ए की बात सुने, मान लीजिए एक क्या है, विक्टिम है। ठीक है, सॉरी विक्टिम एक्यूज्ड है और बी विक्टिम है। ठीक है, बी की बात सुना जज साहब ने और ये फैसला सुना दिया कि ये ए एक्यूज्ड है, इसको सजा दो, ये चोर है, जो भी कह दिया उन्होंने। तो ये क्या हुआ, इसके साथ नाइंसाफी हुई, बिना, क्योंकि जज ने इसकी बात सुनी तक नहीं। ठीक है, बस इसके बेसिस पे इन्होंने फैसला सुना दिया। तो ये क्या है, अगेंस्ट, ठीक है, ये क्या है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम क्या कहता है, हेयर द अदर साइड, यानी कि आप दूसरे की बात भी सुनना है आपको। एक्यूज्ड मस्ट बी गिवन, एक्यूज्ड को भी अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, एंड पुलिस स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट नहीं होगा। यानी कि जब एक्यूज्ड को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और बोलते हैं, उनसे बयान ले लेते हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मान्य नहीं होती है। ठीक है, पुलिस के रिमांड में आपकी जो भी आपने जो भी बयान दिया है वो चीज़ मान्य नहीं होती है, लेकिन अगर आप जज के सामने जो भी बोलते हैं ना, वो मान्य होता है। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज द स्टेटमेंट बिफोर द जज। आप पुलिस के सामने चाहे जो भी बोल दीजिए, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप जज के सामने जो बोलते हैं ना, वो चीज़ मैटर करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जज साहब ने सुना ही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे अगेंस्ट चला गया, तो ये क्या हुआ, हमारा आर्टिकल 20 इस चीज से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस होने के बाद अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करता है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 20 पिक्चर में आता है, क्या कहता है, प्रोटेक्ट अ पर्सन ड्यूरिंग ट्रायल एंड पनिशमेंट। ट्रायल एंड पनिशमेंट के ड्यूरिंग ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, 2 एंड 3।
इसमें क्या है, सब क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट विच वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है, ठीक है, उसने कोई जुल्म किया है, ठीक है, और उस टाइम उसकी कोई सजा नहीं है, ठीक है, लेकिन बाद में कोई लॉ बन जाता है जिसमें कि उसकी सजा आ जाती है, ठीक है, उस उस एक्यूज पर्सन की, कोई भी जो उसने काम किया है उसकी कोई पनिशमेंट बाद में आती है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के तहत आएगा, ठीक है, यानी कि उसको किसी भी सजा उसको नहीं होगी अगर वो चीज़ ऑफेंस जो थी वो बाद में आई है, वो मतलब वो सजा की जो लॉ है वो बाद में आया है, ठीक है, तो उसको सजा नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस, यानी कि एक ही जुल्म के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती, ठीक है, आपने कोई भी एक ऐसा काम किया है जिसकी आपको दो बार सजा नहीं मिल सकती, आपको एक एक बार किसी भी जुल्म की सजा एक बार ही मिलेगी, ठीक है, दो बार आपको सजा नहीं हो सकती है। एंड तीसरा क्या है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, एक्यूज कैन नॉट बी फोर्स टू कन्फेस, ठीक है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप अपने खिलाफ बयान दो, ठीक है, गिव एविडेंस अगेंस्ट हिम, अपने खुद के खिलाफ ही आप अगेंस्ट अपने खुद के खिलाफ ही एविडेंस लाओ और खुद के खिलाफ अपना कन्फेशन करो, ठीक है, ये इसको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी एक्यूज पर्सन को। इफ पुलिस पर्सन कन्फेशन, ठीक है, अगर पुलिस पर्सन फोर्स कन्फेशन करती है तो वो अगेंस्ट द आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आर्टिकल 20 का वायलेशन कर रहा है, ठीक है। नाउ जज एंड फ्री ट्रायल, इफ जज डिक्लेयर्स एक्स पर्सन गिल्टी विदाउट हियरिंग, डज नॉट प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट, इग्नोर प्रोसीजर, ठीक है, तो क्या ये आर्टिकल 20 स्टेप्स 20 आर्टिकल 20 आ जाएगा, स्टेप फॉर एक्यूज, ठीक है, ये चीज़ हम लोग ने समझ ली, ठीक है। अब हम आप एक क्विक रिवीजन के लिए छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, आपको इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल सबसे पहले आर्टिकल 21 आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर 22, फिर 20। अगर इस प्रोसीजर के साथ अंडरस्टैंड करोगे ना, सबसे पहले 21, फिर 22 एंड 20, तो आपको ये तीनों आर्टिकल बहुत ही ईजी वे में याद हो जाएगा। सबसे पहले आर्टिकल 21, अब कहानी के फॉर्मेट में जो भी चीज़ें समझी थी उसको समझते हैं। आर्टिकल 21 में क्या था, प्रोसीजर एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इसका था, ठीक है, अगर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ हम लोग ने ऊपर क्या समझा था कि जो जो प्रोसीजर हमारे लॉ में तहत हुए हैं, अगर फॉलो नहीं हुआ है तो आर्टिकल 22 एक्शन में आ जाएगा। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्बिट्ररी अरेस्ट, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट, ठीक है, अगर अरेस्ट के बाद जो हियरिंग का टाइम है, ठीक है, अगर ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम नहीं फॉलो हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ है बाय कोर्ट्स, देन क्या एक्शन में आएगा, आर्टिकल 20 एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन आर्टिकल्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, आपको प्लीज़ एक बार दो बार जितनी बार भी हो इस लेक्चर को प्लीज़ रिवाइज करना, इसको समझने की कोशिश करना। वैसे तो मैंने समझा दिया है कि स्टोरी के फॉर्मेट में, ठीक है, तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस लेक्चर में हमने आर्टिकल 20, 21 एंड 22 तीनों को अंडरस्टैंड कर लिया स्टोरी के फॉर्मेट में। आप जितनी बार इस लेक्चर को रिवाइज करते जाओगे आपको अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती जाएगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे बी आज की लेक्चर थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट या अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू गाइज। Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.